साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट के जो प्रमुख निष्कर्ष हैं वो इस प्रकार हैं कि टीबी को क्षय या तपेदिक रोग भी कहते हैं। तो टीबी से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या वर्ष 2019 और 2021 के बीच बढ़ गई है। इसने वर्ष 2005 और वर्ष 2019 के बीच के वर्षों में दर्ज की गई गिरावट को उलट दिया है। यदि 2005 से 2019 के बीच देखें तो टीबी से होने वाली मौतों की संख्या कम हुई थी, जबकि 2019 से 2021 के बीच में देखें जबकि आपका कोविड-19 महामारी फैली हुई थी, उस दौरान जो है टीबी से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ गई है। इसके लिए कोविड-19 महामारी को जिम्मेदार माना गया है। वर्ष 2021 में लगभग 10.6 मिलियन लोगों में टीबी संक्रमण पाया गया था और यह वर्ष 2020 की तुलना में 4.5% की वृद्धि को दर्शाता है। संक्रमण से हो रही मौतों के मामले में कोविड-19 के बाद टीबी दूसरे नंबर पर है। HIV एड्स की तुलना में टीबी से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। भारत संबंधी जो इसमें निष्कर्ष दिए गए हैं वो है कि विश्व में टीबी के 28% मामले जो हैं वो भारत में दर्ज किए गए हैं। इस तरह विश्व में सर्वाधिक टीबी रोगी कहां पर है? भारत में है। टीबी के मामलों की अनुमानित संख्या और पहचाने गए नए मामलों की रिपोर्ट की गई संख्या के बीच का अंतर भारत में सबसे अधिक 24% है। भारत उन 3 देशों में शामिल है जिन्होंने वर्ष 2020 में टीबी के मामलों की सबसे कम रिपोर्टिंग दर्ज की है। अन्य 2 देश कौन से हैं? इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये 3 देश जिन्होंने सबसे कम रिपोर्टिंग की है और ये तीनों देश मिलकर के विश्व में रिपोर्टिंग में कुल गिरावट के लिए 67% ये जिम्मेदार हैं। टीबी होने के 5 जोखिम कारक हैं। कौन कौन से? पहला है अल्पपोषण, दूसरा है HIV संक्रमण, तीसरा है शराब का अत्यधिक सेवन, चौथा है धूम्रपान और पांचवा है मधुमेह अर्थात डायबिटीज। टीबी रोग बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। तो टीबी बैक्टीरिया से होता है। यह आमतौर पर फेफड़ों पल्मोनरी टीबी को प्रभावित करता है। जो फेफड़ों को प्रभावित करता है उसे पल्मोनरी टीबी कहते हैं। तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। टीबी के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकांश जो सामान्य दवाएं हैं उसमें आपका आइसोनियाजिड, रिम्फेमिन, एथेम्ब्यूटोल, पैराजीनामाइड इत्यादि हैं। वर्तमान में वेसिल कैलमेट ग्यूरिन जिसे शॉर्ट में BCG कहते हैं, ये टीबी की रोकथाम के लिए उपलब्ध एकमात्र लाइसेंस प्राप्त टीका है। ठीक है, क्या है? एकमात्र लाइसेंस प्राप्त टीका है। यह संक्रमण जो टीबी संक्रमण है यह हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यहां पे यदि हम दवा प्रतिरोधी टीबी की बात करें तो ये दवा प्रतिरोधी जो टीबी है कई प्रकार के हैं, जैसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जिसे शॉर्ट में MDR कहते हैं, या कम से कम आइसोनियाजिड और रिम्फेपिसिन दवाओं की प्रतिरोधी होती है, जबकि एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस XDR-TB या आइसोनियाजिड और रिम्फेमिन के लिए प्रतिरोधी होने के साथ साथ किसी भी फ्लोरोक्विनोलोन और 3 इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली दूसरी पंक्ति की दवाओं में से कम एक की प्रतिरोधी होती है। वहीं तीसरा टाइप है टोटली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी TDR-TB। यह पहली और दूसरी पंक्ति की सभी टीबी दवाओं की प्रतिरोधी होती है। टीबी पर नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनमें कौन कौन से? पहला, भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक देश में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा निर्धारित लक्ष्य जो कि 2030 तक समाप्त करने का जो लक्ष्य है उससे 5 साल पहले है। दूसरा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन रणनीतिक योजना 2017 से 2025 बनाई है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान का संचालन किया जा रहा है। टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए निक्षय पोषण योजना शुरू की गई है। याद रखिएगा, टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? निक्षय पोषण योजना। आगे बात करते हैं, झारखंड के राज्यपाल ने लाभ के पद के मामले में एक और राय मांगी है। लाभ का पद धारण करने के कारण एक विधायक के रूप में मुख्यमंत्री की अयोग्यता का मामला राज्यपाल ने भारत निर्वाचन आयोग को भेजा था। यह मामला आपका झारखंड के मुख्यमंत्री को लेकर रहा है।
लाभ के पद की व्याख्या एक ऐसे दर्जे के रूप में की जाती है जिससे पद धारण करने वाले लोगों को कुछ वित्तीय लाभ, पारिश्रमिक या फायदा मिलता है। देखिए, इसे जो है लाभ के पद को संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में परिभाषित नहीं किया गया। इस फैक्ट को याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 102(1) और अनुच्छेद 191(1) के तहत 102(1) जो है सांसद के लिए है और 191(1) जो है विधायक के लिए है। तो एक सांसद या विधायक या विधान परिषद का सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करने से रोका जाता है। इन प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसे पदों को लाभ का पद नहीं माना गया है जिन्हें धारण करने वाले को संसद ने कानून द्वारा अयोग्य न घोषित किया हो। देखिए, लाभ के पद के संबंध में अयोग्यता के निर्धारण का प्रश्न राष्ट्रपति और राज्यपाल को भेजे जाने का प्रावधान है। हालांकि उन्हें इस मामले में चुनाव आयोग की राय प्राप्त करनी होती है और उसी के अनुरूप निर्णय लेना होता है। मतलब राज्यपाल या राष्ट्रपति स्वतः ही निर्णय नहीं लेते हैं, पहले वो चुनाव आयोग से सलाह लेते हैं और यहां लेना उनका विवेकाधिकार नहीं है, बल्कि उन्हें अनिवार्यतः लेना होता है। लाभ के पद से जुड़े जो तर्क हैं उनकी बात करें तो निर्वाचित प्रतिनिधियों के कर्तव्यों और हितों के बीच हित संघर्ष से बचने में मदद मिलती है। इस लाभ के पद से जो वंचित रखा जाता है उनको। दूसरा, विधायिका की स्वायत्ता बनाए रखने में मदद मिलती है। तीसरा, शक्तियों के पृथक्करण को बनाए रखा जा सकता है। लाभ के पद पर उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की बात करें तो इसमें एक है केस प्रदुत बोरदोलोई बनाम स्वपन राय 2001 मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए थे कि क्या ऐसी नियुक्ति सरकार ने की है। लाभ के पद को समझने के लिए क्या वह लाभ का पद है, क्या सरकार के पास ऐसी नियुक्ति को रद्द करने का अधिकार है, क्या सरकार पारिश्रमिक का भुगतान करती है, और फिर आखिरी है इसमें पारिश्रमिक का स्रोत क्या है या सोर्स क्या है। देखिए, जया बच्चन बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने यह कहा था कि यह देखना जरूरी है कि किसी पद से कोई मौद्रिक लाभ मिल रहा है या नहीं, न कि उस पद पर बैठे व्यक्ति ने कोई मौद्रिक लाभ लिया है या नहीं। दोनों में अंतर है कि उस पद के लिए उसे कोई लाभ मिल रहा है, मौद्रिक लाभ मिल रहा है या नहीं। इसकी जगह पर मतलब ये देखना जरूरी है, ना कि यह देखना कि उस पद पर बैठे व्यक्ति ने कोई मौद्रिक लाभ लिया है या अन्यथा नहीं लिया है। आगे चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए सभी राज्यों में वर्ष 2024 तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने इस बात को रेखांकित किया है कि सीमा पार अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटना केंद्र और राज्य सरकारों की या राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है। NIA के बारे में बात करें, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के बारे में, तो यह देश में केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका गठन वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद पारित किए गए NIA अधिनियम 2008 के तहत किया गया था। इसे निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। कौन से? इसे भारत के किसी भी हिस्से में आतंकी गतिविधियों का स्वतः संज्ञान लेने और मामला दर्ज करने का अधिकार है। इसे संबंधित राज्य सरकार की अनुमति के बिना उस राज्य में प्रवेश करने का अधिकार है तथा इसे जांच करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने का अधिकार है। NIA संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा NIA को मानव तस्करी, जाली मुद्रा, प्रतिबंधित हथियारों की बिक्री आदि से जुड़े अपराधों की जांच करने का भी अधिकार दिया गया है। वर्तमान में इसके 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने हैं? 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके। NIA के कामकाज से जुड़े विवाद क्या हैं, जो चिंताएं हैं? पुलिसिंग और लोक व्यवस्था बनाए रखना राजसूची का विषय है, जबकि ये उस पर एक तरीके से यहाँ ओवरलैपिंग हो जाती है। इस संदर्भ में NIA की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठते रहे हैं। इसकी शक्तियां केवल जांच पर ध्यान केंद्रित करती हैं, रोकथाम पर नहीं। देखिए, अपराध की रोकथाम के लिए केंद्र राज्य सहयोग को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए जो कदम है उसमें है अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एंड प्रणाली स्थापित की गई है। I4C यानी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन किया गया है। साइबर क्राइम पेट्रोल शुरू किया गया है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेटग्रिड को जोड़ने के लिए एक प्रणाली स्थापित की गई है। निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंसिंग पोर्टल बनाया गया है। आगे बात करते हैं। सरकार ने पादप किस्मों में तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देखिए, ये दिशा निर्देश उन सभी संगठनों पर लागू होंगे जो साइट्स डायरेक्टेड न्यूक्लीज
SDN 1 और SDN 2 श्रेणियों के तहत जीनोम एडिटेड पादपों के अनुसंधान, विकास तथा प्रबंधन में शामिल हैं। संगठनों से पादपों की किस्मों के विकास में तेजी लाने और अनुमोदन के समय को कम करने की अपेक्षा की गई है। इससे पूर्व जीनोम एडिटेड पादपों की SDN 1 और SDN 2 श्रेणियों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कुछ सख्त विनियमों से छूट प्रदान की गई थी। SDN तकनीक के तहत DNA काट-छांट वाली जगहों पर विशेष छोटे बदलाव करने में मदद मिलती है। इसके तहत लक्षित DNA काट-छांट और होस्ट के प्राकृतिक मरम्मत तंत्र का लाभ उठाया जाता है। इस तरह के लक्षित एडिट्स जो उसमें रूपांतरण किया जाता है के परिणामस्वरूप एक नई और वांछित विशेषता को शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि या एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों के उत्पादन में कमी। SDN से उत्पन्न जीनोम एडिटेड पादपों को आमतौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। SDN 1 यह DNA सीक्वेंस टेम्पलेट का उपयोग किए बिना ही साइट्स डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस अनुवांशिक उत्परिवर्तन का उत्पादन है। SDN 2 यह DNA सीक्वेंस टेम्पलेट का उपयोग करते हुए एक साइट डायरेक्टेड म्यूटेजेनेसिस है तथा SDN 3 इसमें DNA सीक्वेंस टेम्पलेट का उपयोग करके जीन DNA सीक्वेंस का साइट डायरेक्टेड प्रवेश कराया जाता है। देखिए SDN 1 और SDN 2 में किसी बाहरी DNA को प्रवेश नहीं कराया जाता, जबकि केवल SDN 3 में कराया जाता है। यहां अब बात करते हैं जीनोम एडिटिंग क्या होती है। इसे जीन एडिटिंग भी कहते हैं। यह प्रौद्योगिकियों का एक समूह है। जो जीन एडिटिंग है यह टेक्नोलॉजी का एक ग्रुप है। इसके द्वारा किसी जीव के DNA या RNA में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार किसी जीव के DNA या RNA में लक्षित न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड्स में सटीक परिवर्तन किया जा सकता है। इसका उपयोग क्या है जीन एडिटिंग का? फसल की किस्म में सुधार किया जा सकता है, फसल के पोषण तत्वों में वृद्धि की जा सकती है, कीटों और बीमारियों से फसलों को बचाया जा सकता है, जैव ईंधन प्राप्त किया जा सकता है और औषधि बनाने में भी मदद मिलती है इत्यादि। आगे बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने मौत की सजा पाए अपराधियों के अनिवार्य मनोवैज्ञानिक परीक्षण का आदेश दिया है। एक महत्वपूर्ण आदेश में उच्चतम न्यायालय ने इस बात को दोहराया है कि मौत की सजा पाने वाले दोषियों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करना अनिवार्य है। न्यायालय ने कहा है कि विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा दोषी कैदियों को मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दोषी कैदियों की सजा कम करवाने वाले जांच अधिकारियों तक, मिटिगेशन इन्वेस्टिगेटर्स तक पहुंच होनी चाहिए। न्यायालय ने माना कि यह कदम दोषी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति तथा पृष्ठभूमि की एक स्वतंत्र एवं समग्र तस्वीर प्रस्तुत करने में मददगार साबित होगी। मौत की सजा की बात करें तो मौत की सजा या मृत्युदंड कैपिटल पनिशमेंट के तहत एक दोषी व्यक्ति को गंभीर आपराधिक कृत्य के लिए न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराए जाने के बाद मौत की सजा दी जाती है। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड, मृत्युदंड सहित को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लवकोण की शक्ति प्रदान करता है। ये शक्तियां राज्यपालों को मृत्युदंड के मामले को छोड़ करके राज्यपालों को भी प्रदान की गई हैं। मृत्युदंड से संबंधित ऐतिहासिक निर्णयों पर यदि एक नजर डालें तो पहला केस आता है बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले जो क्रूर प्रकृति के हैं उनमें ही मृत्युदंड की सजा का प्रावधान होना चाहिए या सजा दी जानी चाहिए। दूसरा, माछी सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य। इस वाद में न्यायालय ने मौत की सजा देने से अपराधों की गंभीरता को कम करने वाले कारकों तथा अपराध के उत्तेजक कारकों पर बल दिया था। आगे चलते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने वेतन समानता की घोषणा की है। देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के समान वेतन लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया। पहला नहीं है, विश्व का दूसरा देश बन गया। पहला देश न्यूजीलैंड है। देखिए, वेतन समानता का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि एक ही जगह समान प्रगति के कार्य करने वाले कर्मचारियों को समान पारिश्रमिक का भुगतान किया जाए। यह भुगतान उनके लिंग या निर्जातिता के आधार पर भेदभाव के बिना किया जाना चाहिए। भारत में लैंगिक आधार पर वेतन में अंतर है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में भारत कुल 146 देशों में 135वें स्थान पर रहा है, जबकि विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में श्रम आय का 82% हिस्सा पुरुषों को प्राप्त है। इसके विपरीत महिलाओं को केवल 18% ही प्राप्त है। वेतन में अंतर के कारण क्या है? देखिए, नेतृत्व में प्रतिनिधित्व का कम होना, विशेष रूप से उच्च स्तर पर प्रबंधन और नेतृत्व में महिलाओं की संख्या कम है। वहीं कार्यबल से बाहर होना। देखिए, महिलाओं में बच्चों की परवरिश या वृद्धों की देखभाल के लिए करियर ब्रेक लेने की संभावना अधिक होती है। कुछ कार्यों को केवल महिलाओं के से ही जोड़कर देखना।
लैंगिक रूढ़वादिता की वजह से कुछ प्रकार के रोजगारों को मुख्य रूप से केवल महिलाओं का काम समझा जाता है। इस कारण इन महिलाओं के कार्यों को वेतन निर्धारण के दौरान कमतर आंका जाता है। शिक्षा प्राप्ति में भेदभाव, कभी कभी लड़कियों को स्कूली शिक्षा से बाहर रखा जाता है या उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। यह कोविड महामारी ने कई सारे जो लड़कियां रही उनकी स्कूलिंग को समाप्त किया या छोड़ने के लिए मजबूर किया। लैंगिक आधार पर वेतन में भेदभाव को दूर करने के लिए जो प्रयास किए गए उनकी बात करें तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 और मजदूरी संहिता 2019 जैसे कानून बनाए गए हैं। अध्ययनों से पता चला है, जो स्टडीज हुई हैं उससे पता चला है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा ने लैंगिक आधार पर मौजूदा मजदूरी संबंधी भेदभाव को कम करने में मदद की है। तो यह एक काफी बड़ी उपलब्धि है मनरेगा की। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 ने 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में काम करने वाली सभी महिलाओं के लिए वेतन सुरक्षा के साथ मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ा दी है। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का समान पारिश्रमिक अभिसमय इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन और ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नेतृत्व में समान वेतन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन आदि प्रमुख पहले शुरू की गई हैं। आगे बात करते हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक के बारे में। तो देखिए, इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी प्रतिवर्ष प्रकाशित करती है। इसके जो प्रमुख निष्कर्ष हैं वो क्या है? रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के कारण दुनिया प्रथम वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। इस दशक में भारत में ऊर्जा की मांग में विश्व में सर्वाधिक वृद्धि देखे जाने की संभावना है। इस दशक में भारत में ऊर्जा प्राप्ति की मांग प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कोयला उत्पादन निरपेक्ष रूप से विस्तार को जारी रखा है। यह वर्ष 2030 के आसपास अपने चरम पर होगा। अब आगे बात करते हैं उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2022 क्लोजिंग विंडो जलवायु संकट समाजों के तीव्र रूपांतरण का आह्वान करता है। देखिए, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप प्रतिवर्ष जारी करता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है? वर्ष 2020 में प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का वैश्विक औसत 63 टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य था, जबकि भारत का औसत जो है 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड था, जो कि वैश्विक औसत की तुलना में काफी कम है। विश्व जो है पेरिस समझौता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के मार्ग पर नहीं है। इसके परिणामस्वरूप इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस के वैश्विक उत्सर्जन में 5 से 10% की कमी आने का अनुमान है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए वैश्विक उत्सर्जन में 30 से 45% तक की कमी लाने की आवश्यकता है। आगे बात करते हैं ट्रेड्स के बारे में, जिसका पूरा नाम है व्यापार या ट्रेड्स व्यापार प्राप्य भत्ता प्रणाली। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को ट्रेड्स मंच पर एक पंजीकृत करने का निर्देश दिया है। ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है। यह कई वित्तदाताओं के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के व्यापार प्राप्यों के वित्त पोषण या बट्टे की सुविधा प्रदान करता है। यह MSME के इनवाइस को अपलोड करने, स्वीकार करने, बट्टा देने, व्यापार करने और उनके निपटान के लिए एक मंच है। यह मंच MSME विक्रेताओं के प्रमुख कंपनियों द्वारा इनवाइस बट्टे के माध्यम से अल्पकालिक अवधि का वित्त प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ये जो मंच है ट्रेड्स, यह क्या करता है? यह MSME विक्रेताओं को प्रमुख कंपनियों द्वारा इनवाइस बट्टे के माध्यम से अल्पकालिक अवधि का वित्त प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इस वित्त से उन्हें अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में सहायता मिलती है। आगे बात करते हैं ग्लाइफोसेट के बारे में। ग्लाइफोसेट, सरकार ने कीट नियंत्रण परिचालकों को छोड़ करके अन्य सभी के लिए ग्लाइफोसेट के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, तो ग्लाइफोसेट के बारे में याद रखना है। ग्लाइफोसेट के बारे में बात करें, यह एक गैर चयनात्मक शाकनाशी है। यह अधिकांश पौधों को नष्ट कर देता है। इसका इस्तेमाल कृषि क्षेत्रों से सभी प्रकार के खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है।
यह एक गैर चयनात्मक शाकनाशी है। यह अधिकांश पौधों को नष्ट कर देता है। इसका इस्तेमाल कृषि क्षेत्रों में सभी प्रकार के शाकनाशियों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। यह पौधों को कुछ ऐसे प्रोटीन बनाने से रोकता है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल फलोद्यानों और बागवानी फसलों में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल केवल कीट नियंत्रक परिचालन ही कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं, अन्य सब पे रोक लगा दी गई है। आगे बात करते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू के बारे में। केंद्र सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की जांच के लिए केरल में एक उच्च स्तरीय टीम का तैनात किया है। एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में बात करें तो यह एक वायरल और संक्रामक रोग है। यह एक पक्षी से दूसरे पक्षियों और जानवरों में फैल सकता है। तो ये वायरस से होता है। यह रोग इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होता है। इसे आमतौर पर मुर्गी और टर्की जैसे कुक्कुट पक्षी प्रभावित होते हैं। मूल होस्ट के आधार पर इन्फ्लुएंजा ए वायरस को एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1, H9N2 आदि तथा स्वाइन इन्फ्लुएंजा H1N1 और H3N2 इत्यादि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह संक्रमित जानवरों या दूषित वातावरण के सीधे संपर्क के माध्यम से मनुष्यों को भी प्रभावित करता है। यह संक्रमित जानवरों या दूषित वातावरण के सीधे संपर्क के माध्यम से मनुष्यों को भी प्रभावित करता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ओबरहाउसर मैग्नेटोमीटर विकसित किया है। मैग्नेटोमीटर एक चुंबकीय सेंसर होता है। इसका उपयोग चुंबकत्व को मापने के लिए किया जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करें तो ध्यान रखिए, मैग्नेटोमीटर क्या होता है, इसका उपयोग चुंबकत्व को मापने के लिए होता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र हैं। इसे मैग्नेटोस्फीयर या चुंबक मंडल कहा जाता है। यह चुंबकीय क्षेत्र एक डायनेमो प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग आउटर कोर में एक तरल धातु के प्रवाह से विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन से ये विद्युत तरंगें एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती हैं और यह चुंबकीय क्षेत्र सौर पवन द्वारा वायुमंडल के क्षण, कोरोनल मास इंजेक्शन से विकिरण और कॉस्मिक किरणों से पृथ्वी को बचाता है। हरित पटाखे की बात करें, ग्रीन क्रैकर्स, पारंपरिक पटाखों की तुलना में हरित पटाखों से 30% कम वायु प्रदूषण होता है। हरित पटाखे जलवाष्प उत्सर्जित करते हैं और धूल के कणों को ऊपर उठने नहीं देते हैं। इनमें बेरियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक तत्व नहीं पाए जाते हैं। हरित पटाखों की 3 श्रेणियां हैं। पहला है सेफ वाटर रिलीजर SWAS, सेफ थर्माइट क्रैकर STAR तथा सेफ मिनिमल एल्युमिनियम SAFAL। इनका उत्पादन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा अनुमोदित लाइसेंस प्राप्त निर्माता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम और विस्फोटक रक्षा संगठन PESO को यह प्रमाणित करने का दायित्व सौंपा गया है कि पटाखों का निर्माण आर्सेनिक, पारा तथा बेरियम के बिना किया जाए, साथ ही उनके धमाकों की आवाज एक निश्चित सीमा से अधिक ना हो। आगे बात करते हैं नृत्य नाटक या स्त्री देश। तो ध्यान रखिएगा, नृत्य नाटक ये संस्कृत मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? संस्कृत मंत्रालय ने स्त्री देश नामक एक नृत्य नाटक का आयोजन किया है। यह नाटक जम्मू कश्मीर पर शासन करने वाली 13 महिलाओं के जीवन पर आधारित है। कितनी? 13 महिलाओं। कहां पर शासन करने वाली? जम्मू कश्मीर पर। इनमें यशोती, ईशान देवी, वाकपुस्ता, सुगंधा रानी, रानी दिद्दा, श्रीलेखा, शीला, सूर्यमती, कल्हणिका आदि सहित कई अन्य लोगों के जीवन को दर्शाया गया है। इस नृत्य नाटक में लैंगिक समानता का भी प्रदर्शन किया गया है जो भारतीय समाज में लंबे समय से अस्तित्व में है। रसखान या सैयद इब्राहिम खान के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा में रसखान और ताज बीबी के मकबरों को एक पर्यटक परिसर के रूप में पुनर्विकसित किया। ध्यान रखिएगा, रसखान जिनका नाम सैयद इब्राहिम खान था, वह 16वीं सदी के एक सूफी मुस्लिम थे। उन्होंने भगवान कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में स्वीकार किया तथा वैष्णव धर्म को अपना लिया था। इन्होंने अपना जीवन वृंदावन में व्यतीत किया था। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला आदि उनकी कुछ खड़ी बोली की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ताज बीबी के बारे में बात करें तो इन्हें मुगल मीराबाई के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाए मुगल मीराबाई किसे कहते हैं? ताज बीबी को कहते हैं। वह गोकुल क्षेत्र की रक्षा के लिए मुगलों द्वारा नियुक्त एक मुस्लिम अमीर की पुत्री थी। उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रेम में सब कुछ त्याग दिया था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।